नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089452386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. यूपीपीसीएस जीएस के तहत हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। क्या इंश्योर करती है? मेजॉरिटी रूल यानी कि बहुमत के शासन को, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी यानी कि सरकार में स्थिरता को, टू जनरल पॉलिटिकल थिंकिंग यानी कि सामान्य राजनीतिक सोच को, और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। बिल्कुल सही बात है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को यह जो है बढ़ावा देती है या फिर सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होता है इसका मतलब होता है कि जनसंख्या के अनुपात में लोगों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, एक दोनों पर विचार करना है और देखना है कि दूसरा जो है वो पहले की व्याख्या है या नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये तो गलत बात है। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है, निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक प्राधिकरण जरूर है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑन द इलेक्शन ऑफ रूरल लोकल बॉडीज। ये जो है आपका सही है, चाहे वो रूरल लोकल बॉडी ही क्यों ना हो, निरीक्षण जरूर करता है चुनाव आयोग। ओके, तो आपका ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। ठीक है, तो यही आंसर भी दिया हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम। Any political party in India can be recognized as a national party if it is a state level party at least in 3 states, in 4 states, in 5 states, in 7 states। तो आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम 4 राज्यों में उसको क्या होना चाहिए? राज्य स्तर का दल होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरी है? कम से कम 6% मतदान उसको प्राप्त होना चाहिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। यदि 4 स्टेट्स में अगर उसको 6% वोट मिल जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? वो नेशनल पार्टी बन जाएगा। या फिर 4 स्टेट्स में उसको जो है लोकसभा, ये जो आपका चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, ये लोकसभा और असेंबली दोनों के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या होना चाहिए? यहां पर जो रूल है उसके हिसाब से है आपका कि नेशनल पार्टी होने के लिए एटलीस्ट 6% वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट, यानी कि कम से कम 4 लोकसभा सीट उसको जीतना अनिवार्य होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह, अ पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए रीजनल पार्टी इफ ही गेट्स 4% वोट्स इन ईदर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस इन द स्टेट, ही गेट्स 6% वोट्स इन ईदर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस इन द स्टेट। तो 6% जो होगा वो सही हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया 6% वोट उसको मिलना चाहिए लोकसभा या फिर विधानसभा के इलेक्शन में, स्टेट में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अच्छा, टोटल नेशनल पार्टीज कितनी है हमारे देश में? हमारे देश में टोटल 7 नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा। कौन कौन सा है यह भी मैं जरा सा जहां तक मुझे याद है मैं बता देता हूं। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, उसके बाद आपका बीजेपी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा, टीएमसी हो जाएगा, फिर आपका बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा, बीएसपी, उसके बाद है फिर आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई हो जाएगा, उसके बाद है आपका सीपीआई मार्क्सिस्ट हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 तो हो गया। एक और कोई पार्टी है, जरा सा नाम आप लोग चुन करके रखिएगा। ठीक है, एक और, हाँ, एक और पार्टी है आपका एनसीपी। एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये है। ठीक है, तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल 7 है। आगे देख लेते हैं। राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। देयर विल बी ओनली वन सबसिस्टेंस लिस्ट फॉर ईच रीजनल कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाहक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, यानी कि देयर विल बी नो प्लेस इन मेकिंग द सबसिस्टेंस लिस्ट फॉर रिलीजन, स्पीसीज, सेक्स एटसेट्रा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। पॉलिटिकल पार्टीज विल बी एट लिबर्टी टू गेट देयर ओन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर जो है राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन में सिद्धांत जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह जो है
वयस्क मताधिकार पर आधार पर होगा, ये बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी बात सही है। निर्वाचक सूची जो होती है वो एक ही होती है। यहाँ पर धर्म, प्रजाति, लिंग इत्यादि का भी जो है निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होता है। और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है। तो सभी चारों यहाँ पर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इसमें से चुनना है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई और अकाली दल। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये तीनों जो है वो नेशनल पार्टी है, तो कौन सा हो जाएगा, अकाली दल जो है वो पंजाब की क्या है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। आगे देख लेते हैं बादल साहब का जो पूरा खानदान है वो अकाली दल में आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दो सूचियां दी हुई हैं और उनका जो गठन का वर्ष है राजनीतिक दलों का ये चुनना है। तो सीपीआई, सीपीएम, एआईडीएमके और तेलुगु देशम के बारे में आपको बताना है। 1972, 1920, 1964 और 1982 दिया हुआ है दूसरे सूची में। तो सीपीआई जो है उसका गठन हुआ था 1920 में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। सीपीएम जो है आपका, सीपीएम का गठन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1964 में, ठीक है। एआईएडीएम के मतलब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये जो है आपका, इसका गठन हुआ था 1972 में। और तेलुगु देशम पार्टी का गठन जो हुआ था वो आपका 1982 में हुआ था। तो 2, 3, 1, 4 यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका भारत में स्थानीय दलीय व्यवस्था नहीं है। दो कथन दिया हुआ है, उसमें से चुनना है। तो भारत में स्थानीय दलीय व्यवस्था नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव अ परमानेंट पार्टी सिस्टम। अस्थाई दलीय, सॉरी अस्थानीय नहीं है, अस्थाई है, परमानेंट। तो ये जो बात है ये सही है बिल्कुल। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, ये भी बात सही है। लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या सही नहीं करता है। तो केवल क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें भी आपका दो कथन दिया हुआ है, उसमें से चुनना है। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है। बिल्कुल सही बात है कि आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका पालन करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे ही चुनाव अनाउंस होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये गलत है। संसद ने अधिनियमित नहीं किया था, ये जो है चुनाव आयोग बनाती है, ठीक। तो आपका संसद के द्वारा यह अधिनियमित नहीं किया गया है। ओके, चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। ए सही है और आर गलत है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सी तिथि थी। तो यहां पर है व्हाट वाज द डेट ऑन विच द एंटी डिफेक्शन एक्ट वाज पास। 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, तो 30 मार्च 1985 और 21 अप्रैल 1985। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो यानी कि दल बदल विरोधी अधिनियम जो है यह आपका 52nd अमेंडमेंट के जरिए लागू किया गया था 1985 में। ओके, और इसमें जो आपका डेट था वो था आपका 15 फरवरी 1985, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कामराज योजना का क्या उद्देश्य है। एक कांग्रेस के नेता थे के कामराज, उन्होंने ही योजना ये लाई थी। एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट आइडियल सोसाइटी यानी कि समाजवादी आदर्श समाज का स्थापित करना, ये नहीं था। तमिलनाडु के औद्योगिक विकास एकदम नहीं था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, यही इसका उद्देश्य था। मेकिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस कम एलाइव, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही थी और उसका जो संगठन था उसमें जान उतना ज्यादा बचा नहीं था। बार बार जो है चुनाव बहुत जगह हार चुके थे। तो इस समय के कामराज एक योजना लेकर के आए थे कि जहां जहां भी बहुत सारे उस समय स्टेट हुआ करते थे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे, उसके प्रमुख मंत्री, और वो जाकर के संगठन में काम करके कांग्रेस को मजबूत बनाए, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कामराज योजना। ओके, के कामराज उनका नाम था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मेकिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस कम एलाइव। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है दो कथन दिए हुए हैं, उन पर विचार करना है। भारत में लिखित संविधान है, सब लोग जानते हैं, देयर इज एन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल रीजनल पार्टीज इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, ये भी एकदम सही बात है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न विधेयकों में से किस एक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स is required to be passed by the two houses of the Indian Parliament by a separate special majority। ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक, मनी बिल धन विधेयक, फिनांस बिल वित्त विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। तो बिल्कुल संविधान संशोधन विधेयक जो है उसको अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है दोनों सदनों में। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अमेंडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल। आर्टिकल 368, 360, 356, 352। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 368 हो जाएगा। और ये किस पार्ट में आता है जरा सा कमेंट में लिखिएगा, पार्ट में किस पार्ट में आता है आर्टिकल 366 368, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, इन द इवेंट दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय लोकसभा इज रिजेक्टेड बाय द अपर हाउस, देन द बिल फाइनली एक्सपायर्स, विधेयक जो है वो अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज कैन बी कॉल्ड टू कंसीडर द एंड पास द बिल, मतलब कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी संसद की। इफ द लोकसभा पासेज दैट बिल अगेन विद अ 2/3 मेजोरिटी, मतलब कि लोकसभा जो है दोबारा उस बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास करेगी, इट विल बी कंसीडर्ड, इसको विचाराधीन रखा जाएगा। इवन इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अपर हाउस, द अमेंडमेंट बिल विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, मतलब कि उसको पास मान लिया जाएगा। गलत बात है, यहाँ पर विधेयक जो है वो अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है अगर अंतिम रूप से जो है उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तो। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज पास्ड इन द ईयर 1951 वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग? फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी मतलब देश की रक्षा से संबंधित नहीं था। विद द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से भी संबंधित नहीं था। विद द प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो लैंड रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन सम स्टेट्स, मतलब कि कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, तो यही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और इसको जो है शेड्यूल 9 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, शेड्यूल 9 में इसको शामिल कर लिया गया और शेड्यूल 9 में प्रावधान ऐसा कर दिया गया कि इसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो इसी के तहत जो है जमींदारी का भी उन्मूलन किया गया था, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो लिस्ट दिया हुआ है, दोनों के बारे में आपको बताना है। संविधान संशोधन से रिलेटेड ये लिस्ट है। न्यायिक शक्ति पुनरीक्षण, शक्ति का परिसीमन, उसके बाद है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। नेक्स्ट है मताधिकारों की आयु। ओके, और उसके बाद है मताधिकारों की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक घटाया जाना। और डी है आपका उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। ठीक है, तो यहां पर जो है आप जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? डी जो है वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 इसमें दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार, यहां पर ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक घटा करके कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 था ये। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारा सही लग रहा है, सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायिक शक्ति पुनरीक्षण शक्ति का जो दिया हुआ है, न्यायिक शक्ति पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, ये जो हो जाएगा आपका ए का यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 38, मतलब कि 38वां संविधान संशोधन। और यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? Which one of the following amendments of the Indian Constitution added cooperative society to Article 19(1)(c)? यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी मैं एक वीडियो में ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 एंड 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। आंसर क्या हो जाएगा? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जानते ही हैं कि पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। आपका 73वां संविधान संशोधन जो है वो आप जानते ही हैं ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो 97वां जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, 2011 में हुआ था, याद रखिएगा। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन? 61st, ये तो होगा नहीं, 61st 1989 में हुआ था, 21 साल से 18 साल कर दिया गया था मतदान करने वालों की आयु। 69th अमेंडमेंट, ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 69th अमेंडमेंट यहाँ पर सही आंसर है। 71st भी नहीं होगा, 79th भी नहीं होगा। ओके, तो आंसर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो दल बदल के बारे में पूछा जा रहा है। अमेंडमेंट कौन सा है? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह जो है आपका जानते हैं हम लोग कि दल बदल से संबंधित है, तो यही हो जाएगा 1985 का ये जो है अमेंडमेंट। ओके, और इसको अनुसूचित 10 में रखा गया है, शेड्यूल 10 में रखा गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके लिए प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? Who among the following constitutional amendments was authorized to publish the authoritative Hindi text of the Indian Constitution? 57th, 58th, 59th and 60th Amendment 1988, 59th Amendment 1988, 58th Amendment 1987 and 57th Amendment 1987। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? 58th अमेंडमेंट। 58th अमेंडमेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन 79 संशोधन संबंधित है। द 79th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, दो राजनीतिक दलों की स्थापना से संबंधित है। फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। और आपका रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है 79th अमेंडमेंट। 79th अमेंडमेंट जो हुआ था वह 1999 में हुआ था। ओके, तो याद जरूर रखिएगा, और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केशवानंद भारती केस का महत्व किस लिए। केशवानंद भारती पर तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में बनाया है। द इंपॉर्टेंस ऑफ केशवानंद भारती केस इज दैट ही साइड स्टेप्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, मतलब उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया, गलत बात है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूलभूत विशेषताओं को प्रतिपादित किया है, यही आपका सही आंसर है। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आगे ऑप्शन छोड़ देता हूं मैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बात 1973। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। इन इंडिया हु कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। हम लोगों ने देखा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। किसने हटाया, संसद ने ही हटाया। क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वाद, और आपका मिनर्वा बेंच वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ पास टू गिव इफेक्ट टू दोज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज मेंशन्ड इन आर्टिकल 39B and C कैन नॉट बी रिपील्ड फॉर द रीजन दैट इट लिमिट्स द राइट्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14 and 19। तो यहाँ पर 25th अमेंडमेंट है, 28th है, 42nd है, 44th है। तो 42nd 44 तो नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट जो है वो किया गया था 1971 में। ओके, 1971 में किया गया था, और इसमें कहा गया कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से मतलब कि बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर बेदखल किया जाता है, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसकी संपत्ति लेती है, उसकी जमीन वगैरह लेती है, तो उसको कॉम्पेंसेशन जरूर देगी। ठीक है, ये आपका 25th संशोधन अधिनियम में यह कहा गया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स हैज बीन कैप्ड एट 15% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ लोकसभा सीट्स। ओके, तो यहाँ पर जो होगा 15% किस अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया गया था, 91st अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 91st अमेंडमेंट पहला ही ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा, 92nd नहीं, 98th नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 91st अमेंडमेंट के द्वारा ये कर दिया गया था कि यूनियन मिनिस्टर्स जो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं उसका कितना होगी, 15% ही हो सकती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित भारतीय संविधान के संसाधनों में से कौन सा संशोधनों में से संसाधन नहीं होगा, संशोधनों होगा। संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 15% तक सीमित कर दिया गया है, यानी कि 91वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज एडेड अ न्यू आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन 86th, 87th, 88th एंड 89th। तो ये क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया था, और ये जो है आपका राइट टू एजुकेशन कहलाता है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस संशोधन में
किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इट इज in following which of the following articles of the constitution it has been arranged that every state will make efforts to provide adequate facilities of education in primary language at the primary level of education। article 349, 350, 350A and article 351। यहाँ पर क्या हो जाएगा, article 350A हो जाएगा आंसर। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द स्टेट can compel linguistic minorities to choose their language as the medium of instruction in primary schools। राज्य जो है वो भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। ये जो है आपका गलत है। अंगिका अब संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित है, गलत बात है। 8वीं अनुसूची में अंगिका सम्मिलित नहीं है। टोटल कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दुखद है ये, लेकिन अभी जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा, ये जो है बिल्कुल सही है। आपका संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी ये जो है आपका सबसे बाद में जोड़ा गया था और इसके लिए 92nd अमेंडमेंट किया गया था। 92nd अमेंडमेंट के द्वारा बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, ये जो हुआ था अमेंडमेंट ये 2003 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहां पर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। द फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 344 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी अध्यक्षता में, तो 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एम सी छगला की अध्यक्षता में और 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। 8वीं अनुसूची में जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 22 भाषाएं हैं और इसमें शामिल कौन सी नहीं है, गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या डोगरी। तो डोगरी मैंने बताया कि शामिल किया था 2003 में। तो उसके बाद इसमें कश्मीरी भी है, गुजराती भी है। कौन सा नहीं है, राजस्थानी भाषा जो है वो आपका 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या क्या है। उस समय से बता रहा हूँ 22 है टोटल, जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज गिवन संस्कृत लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा उत्तर इसका सही। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है, मतलब कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। एमंग द लैंग्वेजेज इंक्लूडेड इन द 8th लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज द हाईएस्ट स्पोकन। बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु। सबसे ज्यादा जो है वो बंगाली बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बोली जाती है तेलुगु भाषा और तब जाकर के मराठी भाषा बोली जाती है और उसके बाद फिर गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है और कौन सी सबसे कम बोली जाती है और सबसे ज्यादा बोलने वालों से शुरू करके और अवरोही क्रम में चलना है, नीचे के क्रम में चलना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बंगाली मैंने बताया कि सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो 1 नंबर पर आपका बंगाली आ जाएगा। 1 जो है वो तीनों में दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर आपका तेलुगु आता है, तो 1-4 भी आपका ए में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है। तो तीसरे नंबर पर आता है आपका मराठी, तो 1-4-2-3 किसमें दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1-4-2-3। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। राज्य का राज्यपाल यानी कि स्टेट गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य का विधानमंडल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर राज्य का विधानमंडल जो है यह इसके लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है, कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में संरचना अलग है, बिहार में संरचना अलग है, पश्चिम बंगाल में अलग है। तो क्यों होती है कि राज्य की विधानमंडल जो संरचना तय करती है वही संरचना होती है पंचायती राज सिस्टम की। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि राज्य सूची में शामिल होगा क्योंकि इस पर विधानमंडल कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। चलिए आगे देख लेते हैं।
ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? विच इंडियन लीडर सजेशन वाज द पंचायती राज नॉमिनेशन ऑफ रूरल लोकल गवर्नेंस? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, एम के गांधी। जहां पर भी आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ मामला है, एम के गांधी, महात्मा गांधी आसानी से मार दीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? फिनेंशियल स्टेटस ऑफ पंचायत फ्रॉम द फॉलोइंग Financial status of panchayats from the following constitutes financial commission in review for review। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी लिखने में गलती हो गई है, माफ कीजिएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट यानी कि संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, फिनांस मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, रिलेटेड स्टेट गवर्नर यानी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल, और पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वो वित्त आयोग का गठन करता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? विच ईयर वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज? 1991, 1995, 2000 एंड 1993। आप लोग जानते हैं कि 73rd एंड 74th जो आपका अमेंडमेंट किया गया था, 73rd अमेंडमेंट जो था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था, और 74th अमेंडमेंट जो था वो नगर पंचायतों से या फिर नगर पालिकाओं से संबंधित था। और दोनों कब किया गया था? 1992 में किया गया था, लेकिन 1993 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1993 हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायतों के दो कथन दिए गए हैं, दोनों के बारे में बताना है। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पोस्ट ऑफ head and president of panchayat which includes women belonging to SC, ST and BC caste has brought a marked change in their activities। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Women from rural areas have been demanding this reservation for a long time। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो ए सही है, बी आर जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 30% सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन ग्राम पंचायत इन इंडिया? अंडर 70th अमेंडमेंट, 71st, 73rd, 74th। आंसर क्या हो जाएगा? 73rd अमेंडमेंट 1992। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन पंचायत इलेक्शंस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश में तो होता ही है। असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, किसमें नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइसेस द स्टेट ऑन द मीनिंगफुल स्टेप। ये आपका आर्टिकल 40 है, तो ये कहाँ आ जाएगा? डीपीएसपी में आ जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ जाएगा। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 40 जो है वो किससे रिलेटेड है? ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इन रिलेशन टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो आपका आर्टिकल कौन सा है? 44 है। इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, यही जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 40 इसी से रिलेटेड है। इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, एकदम नहीं। इन रिलेशन टू सब्सिस्टेंस वेजेस फॉर वर्कर्स, ये भी गलत बात है। तो क्या हो जाएगा आपका? इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पर गौर करिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। पंचायत सिस्टम हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन रूरल लाइफ सिंस एजेस। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल सही बात है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। इसके बारे में सोचना होगा, ये जो है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी नहीं हुआ था। ठीक है, तो यह हम लोग देखेंगे। यह जो है आपका कब प्रभावी हुआ था? 15 अगस्त से प्रभावी नहीं हुआ था, 93 में ही प्रभावी हुआ था, लेकिन 24 अप्रैल से प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट बी ये गलत है। त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई संरचना है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो बी जो है वही गलत है, लेकिन गलत कोई चुनना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज इज बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन को बढ़ाना नहीं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि रोजगार बढ़ाना नहीं। रेजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ पीपुल, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना नहीं। मेक पीपुल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार के योग्य बनाना। एकदम सही बात है, डिसेंट्रलाइजेशन इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली संस्तुति की थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड 3-tier पंचायती राज सिस्टम? तो यह हम लोग कई बार देख चुके हैं अनेक वीडियोज में। बलवंत राय मेहता समिति कब यह मतलब कि बनाई गई थी, कब इसने रिपोर्ट दिया था, जरा सा कमेंट में जरूर लिखिएगा, कई बार बता चुका हूं। अशोक मेहता कमेटी, राव कमेटी, सिंघवी कमेटी, तो यह जो है सब पंचायती राज से ही रिलेटेड है, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की वकालत की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा, कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता समिति कमिटी पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है? इन इंडिया हु इज नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम? आचार्य नरेंद्र देव नहीं, जीवीके राव नहीं, बी.आर. मेहता बिल्कुल सही, बलवंत राय मेहता जो है उन्हीं को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ओके, एम.एस. सिंघवी भी संबंधित है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहां किया गया था? द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन साबरमती, वर्धा, नागौर इन सिकार। मैंने बताया अभी जस्ट, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम किया गया था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया था? तो अभी जस्ट मैंने बताया राजस्थान में। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? के.एम. पनिक्कर नहीं, H.N. अल्बिनो नहीं, महात्मा गांधी नहीं, बलवंत राय मेहता बिल्कुल। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम लोग तब से पढ़ते आ रहे हैं, यही सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? हु रिकमेंडेड पंचायती राज? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957। यही हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। थोड़ा सा घुमा करके बार बार पूछा गया क्वेश्चन, ताकि आप हर तरीके से तैयार हो सके। आगे देख लेते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान से बनाना होगा। अशोक मेहता समिति जो थी यह आई थी कब? 1977 में आई थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति। एल.एम. सिंघवी समिति जो थी वो कब आई थी? एल.एम. सिंघवी समिति आई थी 1997 में, 1997 में, मतलब 20 साल के बाद। बलवंत राय मेहता समिति की हम बात करें तो यह जो आई थी 1957 में आई थी, 1957 में, मतलब कि सब जो है 20-20 साल के बाद बन रहा है, आप देख सकते हैं। सरकारिया आयोग जो है वो कब आया था? सरकारिया आयोग जो है वो आपका ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं मैं, सरकारिया आयोग कब आया था? तो ये तीनों को देख करके भी हम लोग कह सकते हैं कि सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। सरकारिया आयोग जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड ही नहीं है। सरकारिया आयोग तो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है ना, तो ये पंचायती राज से है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट बिलोंग टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पी.वी.एन. राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। तो मैंने बताया था कि तीनों जो है, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि तीनों जो है आपका BCD तीनों जो है आपका पंचायती राज समिति से संबंधित है। पी.वी.एन. राव समिति जो है ये संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आपका पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है निम्नलिखित जो समितियां हैं उनको। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि राव समिति जो है 1985 में आई थी। ओके, एल.एम. सिंघवी समिति जो है ये आई थी 1997 में। ओके, बी.आर. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी वो 1957 में आई थी, और ये जो आई थी आपकी वो 1977 में आई थी, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, तो अब जो है आप इसको क्रम में सजा सकते हैं आसानी से। सबसे पहले कौन आया था? बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि 3 हो जाएगा पहला का। उसके बाद कौन सा आया? 1977 अशोक मेहता समिति। तो 3, 4, 1, 2 ये हो जाएगा आंसर सी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सूची दिया गया है और दोनों में जो है सही उत्तर को चुनना है। तो पी के थुंगन, अशोक मेहता, बी.आर. मेहता और एम.एल. सिंघवी ये दिया हुआ है पहले लिस्ट में, और दूसरे में दिया हुआ है 1957, 1986 और 1977 और 1988। तो हम लोगों ने देखा कि अशोक मेहता समिति जो थी वो कब आई थी? 1977 में आई थी। तो यहाँ पर बी का हो जाएगा कौन सा? बी का हो जाएगा 30। बी का 3 किस में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी ऑप्शंस तो दिख नहीं रहे हैं, तो मैं बाकी सब जो है वो देख लेता हूं थोड़ा सा। एल.एम. सिंघवी समिति कब आई थी? एल.एम. सिंघवी समिति हम लोगों ने देखा कि आई थी कब?
1997 में आई थी, जो कि यहाँ पर कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें जो है गलती है, क्वेश्चन भी गलती है, ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जाने देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम? अशोक मेहता समिति तो है ही, VKRB राव कमेटी जो है इसके बारे में देखना होगा, संथानम कमेटी के बारे में देखना होगा, BR मेहता समिति तो है ही, बलराम राय मेहता समिति है ही। ठीक है, तो ये जो आपका B और C है, VKRB राव समिति और संथानम समिति, ये दोनों ही जो है आपका पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही समिति नहीं है, तो B+C इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन जो है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा की गई थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज? LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता, राव कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। इसमें क्या हो जाएगा? LM सिंघवी समिति हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ये पूछ रहा है। रिलेशन टू सेंटर एंड स्टेट्स नहीं, हम लोग उस समय से देखते आ रहे हैं, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन 1992। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। The functions assigned to the panchayat by the 73rd amendment of the constitution are described in the following: in the 11th list, 10th list, 13th list and 12th list। तो कौन सी अनुसूची जो है वो पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है? टोटल 12 अनुसूची है। 11वीं अनुसूची जो है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11th अनुसूची। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंचायत इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान इन उत्तर प्रदेश? तो नगर पंचायत, विलेज पंचायत और क्षेत्र पंचायत तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3 सभी ऑल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश? 1/3 ऑफ द टोटल लोकेशन, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, 1/4 ऑफ द टोटल लोकेशन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। मतलब कि कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4 परिस्थितियों के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो व्हिच अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायत कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एट इंटरमीडिएट लेवल? 2.5 मिलियन, 2 मिलियन, 3.5 मिलियन, 30 मिलियन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 लाख। 20 लाख की आबादी से कम में जो है पंचायत गठित नहीं की जा सकती है। आगे देख लेते हैं, मध्यवर्ती पंचायत गठित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय लोकतंत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज समिति जो है, पंचायती राज पद्धति जो है वही त्रिपक्षीय लोकतंत्र से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ट्रिनिटैरियन डेमोक्रेसी? तो ये पंचायती राज सिस्टम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज सिस्टम वाज एडॉप्टेड टू प्रोवाइड पॉलिटिकल अवेयरनेस? नहीं, हम लोग देख चुके हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एडुकेट फार्मर्स? नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज मेकिंग पंचायत इन 3 स्टेप्स? 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9। भाग 9 में आपका 243 अनुच्छेद है, 243 से का आगे का सारा अनुच्छेद है जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भाग 9 हो जाएगा। चलिए भाग 9 अनुसूची 11 दोनों याद रखिएगा, पंचायती राज से रिलेटेड है। आगे देख लेते हैं, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस फॉर द पंचायत। किसके द्वारा? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार जो है वो इसका निर्णय करेगी कि कब पंचायती चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को भी बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इन द पंचायती राज सिस्टम द न्याय पंचायत हैव द राइट टू पनिश एनीवन फॉर बीइंग इम्प्रिजन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ये जो है बिहार में ही हो सकता है, तो बिहार आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ लोकल गवर्नेंस?
लीगल स्टेटस, वैधानिक स्थिति। नेक्स्ट है लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी, ये तो होती ही है। सेंट्रल कंट्रोल, यानी कि केंद्रीय नियंत्रण, केंद्र का नियंत्रण होता है क्या पंचायती राज पर? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? राज्य वित्त आयोग हो जाएगा, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ZJ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी 21, 15, 11 एंड 7। आंसर क्या हो जाएगा? 21। मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 21 हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, दोनों पर विचार करना है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। गलत बात है। हम लोगों ने जब पढ़ा था पिछले वीडियो में वित्त आयोग के कामों के बारे में, तो उसमें यह भी था कि आपका स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी ये उपबंध करता है। द फेडरल फाइनेंस कमीशन हैज नो रोल इन कंसिडरिंग मेजर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लोकल बॉडीज। ये गलत है स्टेटमेंट। डिस्पाइट द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकल गवर्नेंस रिमेन्स अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। संविधान के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन जो है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बनाया हुआ है। एकदम सही बात है। तो ए गलत है, आर जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? असम, केरला, नागालैंड, त्रिपुरा। कहाँ नहीं है? नागालैंड में नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट? नॉट पर ध्यान दीजिएगा। नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया टू डिटरमाइन द सिटी एरिया विच इज अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कंटोनमेंट बोर्ड और शेड्यूल्ड एरिया कमेटी, जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जिसमें कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषिकीय कार्यों में लगी हो। एटलीस्ट 60% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज इंगेज इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यहाँ पर यही सही है। यहाँ पर सी नंबर जो है वो सही है। वेयर द पॉपुलेशन डेंसिटी इज एट, डेंसिटी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दो युग में दिए हुए हैं और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर परिषद, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, काकोरी नगर पंचायत, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कानपुर कंटोनमेंट काउंसिल है, एकदम सही है। कानपुर सिटी काउंसिल है, एकदम सही है। लखनऊ जो है वो कंटोनमेंट काउंसिल है। गाजियाबाद म्यूनिसिपल काउंसिल है, ये गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित कौन सा नहीं है? आपका गाजियाबाद जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत समिति के सदस्य, मेंबर ऑफ पंचायत समिति, द क्लॉज आर नॉमिनेटेड बाय डेवलपमेंट अथॉरिटी, खंड विकास अधिकार के द्वारा अधिकारी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। गलत बात है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। गलत बात है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यही सही है। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। और ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पंचायत समिति के बारे में पूछा जा रहा है कि किस स्तर पर गठित होती है। इन द पंचायती राज सिस्टम पंचायत समिति इज कंस्टिट्यूटेड एट द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पर गठित की जाती है पंचायत समिति। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खंड या प्रखंड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट द उत्तर प्रदेश इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पर्सन्स हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द इलेक्शन लिस्ट ऑफ द एरिया पंचायत। मतलब कि डायरेक्टली जो है वो चुनाव होता है इसका। ओनली अमंग द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, SC/ST मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इफ इट इज सेफ फॉर देम, ठीक है। तो देखते हैं बाय मेंबर्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इफ इट इज सेफ फॉर देम। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा और चौथा इसमें दिया ही नहीं हुआ है, हिंदी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो हिंदी वाला फिर से पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित हैं। जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही, जिला पंचायत का अध्यक्ष की बात हो रही है। जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। और चौथा है कि जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ओनली 2, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही चुन लिया जाता है जिला पंचायत का अध्यक्ष, ठीक है। तो याद रखिएगा केवल 2।
ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कैन बी इलेक्टेड इन उत्तर प्रदेश बाय ऑल एडल्ट्स इलेक्टेड इन द म्यूनिसिपल एरिया। अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों के द्वारा बाय ऑल द इलेक्टर्स इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ दियर सिटी। अपने नगर निर्वाचन क्षेत्र अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, ये आपका सही है। नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडी, ये गलत है। और अपने नगर के क्षेत्र के वार्ड के निर्वाचकों में से अमंग द इलेक्टर्स ऑफ द वार्ड ऑफ हिज म्यूनिसिपल एरिया, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 और 4 हो जाएगा सही, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, ये कथन एकदम सही है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी जो है सही है। मतलब कि पहला है, द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली राइट। और माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज आल्सो एब्सोल्युटली राइट। तो स्टेटमेंट ए और आर दोनों एकदम सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपकी जनसंख्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, जनजातियों की। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसीलिए जनजातियों की सबसे ज्यादा सीटें जो है आरक्षित है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए, कहां से? मध्य प्रदेश से ही। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब? 338, 338A, 337, 334, 339। आंसर क्या हो जाएगा? 338 एंड 338A। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है किस आर्टिकल में? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा, किस आर्टिकल में? 330, 331, 332, 333। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, तो आंसर देख लेता हूं। आर्टिकल 330 में ये जो है आपका किया गया है प्रावधान। आगे देख लेते हैं आंसर क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। Part 16 of the Constitution of India, Article 330 to 342 deals with administrative tribunals from all India services, from Finance Commission, with the reservation of scheduled caste tribes and representation of Anglo-Indian community in Lok Sabha। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। टू डिक्लेयर एनी कास्ट एंड ट्राइब एज ए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एम्पावर्ड इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, SC/ST ट्राइबल कमीशन चेयरमैन। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति जो है उनको यह शक्ति प्रदान की गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये तो आपको आसानी से पता होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? द हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। आंसर क्या हो जाएगा? हेग में। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस? सामान्य सभा यानी कि जनरल असेंबली, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इसमें क्या हो जाएगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो यूएन का पार्ट नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कंपल्सरी वोटिंग? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 में आपका कंपल्सरी वोटिंग का सिस्टम लागू है। सॉरी 22 यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था मैं, तो आप याद रखिएगा कि 22 हो जाएगा, यहाँ पर 32 नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेता हूँ। एक दो गलती हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। द एक्सिस ऑफ एशिया फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी इज इंडिया, जापान, चाइना, यूएसए। ये जो है आपका यूएसए की स्ट्रेटजी है, एक्सिस ऑफ एशिया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी वो कौन थे? द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड अफगानिस्तान वाज जवाहरलाल नेहरू, ए.के. गुजराल, ए.बी. वाजपेयी, मनमोहन सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम अफगानिस्तान की यात्रा की थी, प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। आगे देख लेते हैं, स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? अ वॉलंटरी एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड वॉलंटरीली
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एबव स्टेटमेंट ऑफ पंडित नेहरू? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, पंचशील अग्रीमेंट, शिमला अग्रीमेंट, नीदर ऑफ द एबव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ा, कॉमनवेल्थ से जुड़ा। कॉमनवेल्थ नेशंस उनको कहा जाता है जिन पर कभी भी ब्रिटेन का नियंत्रण रहा था, वैसे देशों का जो समूह है उसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है, कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है। तो भारत चूंकि उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी का आलोचना किया जाता था, तो उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से हम लोग समझौता किया और स्वेच्छा से इसको समाप्त भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब चाहेंगे कॉमनवेल्थ नेशंस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ स्टेट और फोर्थ पिलर इज, तो फोर्थ पिलर किसको कहा जाता है आपको पता है, किसको कहा जाता है? प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का चौथा खंभा प्रेस को कहा जाता है। क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी बिल्कुल नहीं, ये सब आपका बकवास ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रेस जो है वो सही है, सही मान के चलिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज द पावर दैट ट्रांसग्रेसेस द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। अ पर्सन हु हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल सही बात है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है उसको संवैधानिक अधिकार कहा जाएगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग पर जरूर जानते होंगे। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इंडिया आईपीसी ऑफ सेक्शन 377, आर्टिकल 377, आर्टिकल 277। तो यहाँ पर आपका भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत धारा 377 से यह संबंधित है, आर्टिकल 377 से रिलेटेड नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेदों के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो द फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन हैज बीन रेगुलराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल और आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 91 DE 301 और 3012 307। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इन सभी जितने भी तीनों अनुच्छेद हैं 91 D से लेकर E तक, 301 और 301 से लेकर 7 तक, सब में जो है आपका ये किया गया है। ठीक है, रेगुलराइज किया गया है इंटर स्टेट ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन को। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वो चुनना है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स गेट, मतलब कि कानून के समक्ष समानता जो है नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, तो ये तो आपका सुमेलित है। राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य की विधानसभा की शक्ति है, ये गलत बात है। राज्य के नाम का परिवर्तन जो है वो कौन करती है? संसद करती है। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति, ये भी सही है, नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति है। सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय की समानता नागरिकों को प्राप्त है, नहीं, गलत बात है। अवसर की समानता जो है, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये एकदम सही है। ठीक है, कि केवल भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है चुनना था, तो ये हो जाएगा बी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, कौन था? द इंडियन हु वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एंटी वार ऑर्गेनाइजेशन इन 1988 वाज मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, नारायण देसाई और भूलाभाई देसाई। आंसर क्या हो जाएगा? नारायण देसाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सूची दी हुई है और उसके आधार पर चुनना है आपको। पहला सूची में है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महाधिवक्ता और भारत का महान्यायवादी। और दूसरी अनुसूची में है लोक लेखा समिति, लोकसभा की बैठक, राज्यसभा और उच्चतम न्यायालय। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति किससे रिलेटेड है? राज्यसभा से रिलेटेड है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो ए का रिलेशन किससे है? सी से है। ए का रिलेशन 3 से है। ठीक है, तो ए का 3 पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, वैसे इसमें छुपा हुआ है लेकिन हम लोग चुन ही लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। भारत का महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? भारत का महाधिवक्ता दिया हुआ है, यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया हुआ है, तो यह जो है आपका उच्चतम न्यायालय से संबंधित हो जाएगा। सी का 4। ओके, तो सी का 4 भी इसमें मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन मुझे लगता है कि सही होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं है लेकिन यह भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे भी एक आध जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये लोक लेखा से संबंधित हो जाएगा, मतलब बी का 1, तो यही जो है आपका सही भी हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 2। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग में नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट?
डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी यानी कि आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी तकनीकी शिक्षा विभाग, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट महिला और बाल विकास विभाग। तो ये क्यों होगा भैया शिक्षा विभाग में, है ना? तो ये हो जाएगा आपका महिला और बाल विकास विभाग जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं है। और नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये अपडेटेड न्यूज है, आपको याद होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय को ही पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, 1986, 1991 और 1997। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, फैक्ट है, पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है। आपका इनको जो है सही कालक्रम में आपको सजाना है, करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना है। तो शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता जो है वो हुआ था आपका 2 से 3 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है। भारत सोवियत संधि जो है वो आपका अगस्त 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। फरक्का समझौता जो है अगर उसकी बात करें तो 1996 में हुआ था, और ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था, ठीक है। तो अब इसको अरेंज आप कर सकते हैं। सबसे पहले हुआ आपका ताशकंद समझौता यानी कि 4 नंबर, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद हुआ आपका भारत सोवियत संधि यानी कि 2 नंबर। तो 4 और 2 इसी ऑप्शन में है, यानी कि ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संस्थात्मक व्यवस्था और केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलिटी टू फेडरलिज्म? 1960s, 1970s, 1980s, नीदर ऑफ द एबव। तो यह जो है क्या हो जाएगा आंसर आपका 1980, मतलब कि 1980 के दशक में ऐसा हुआ था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी मतलब कि इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इज लोकेटेड एट माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे। ये जो है आपका माउंट आबू में स्थित है। क्या? इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है मतलब कि कौन सा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कहने का ये मतलब है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय सेपरेट स्पेशल मेजोरिटी। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड केसेज आर हर्ड बाय एटलीस्ट 5 जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस कंसिस्ट ऑफ लिबर्टी, स्पीच फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम, ओके, यह भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये गलत है, ये गलत है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इनके नाम पर आपको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मिंग मैक्सिमम कोalition गवर्नमेंट बिटवीन 1967 एंड 1971? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब। सबसे ज्यादा जो बना है वो बिहार में ही गठबंधन की सरकार बनी है, तो आंसर मार दीजिए आंख मूंद करके। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर टू कनेक्ट विद द मेनी ओवरसीज इंडियंस इन इंडिया। दिस कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड इन 1991, 2001, 2003 एंड 2013। तो यह जो है आपका शुरू हुआ था कब? आई थिंक 2003 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही, 2003 में यह जो है शुरू हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? हु एम द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड? श्री माओ भंडार नायके, फिर है आपका मार्गरेट थैचर, गोल्डा मेयर और इंदिरा गांधी। तो ये जो हो जाएगा आपका श्री माओ भंडार नायके जो थी वो बनी थी श्रीलंका की, SRILANK, श्रीलंका की बनी थी ये भंडार नायके जी, 1960 में ही बनी थी, ठीक है, 1960 में ही बनी थी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, तटस्थता शब्द पर गौर कीजिएगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी व्हिच वाज बेस्ड ऑन न्यूट्रलिटी वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, मिसेज इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। गुट निरपेक्ष संधि जिसको कहा जाता है, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको कहा जाता है। आगे देख लेते हैं विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजंस फॉर
पंचायती राज सिस्टम, तो यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं, संविधान के किस भाग में है, भाग 9 में है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द थर्ड टियर एडेड टू इंडियन फेडरल सिस्टम, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, 1990, 1991, 1992, 1993। तो तृतीय तल किसको कहा जाता है, थर्ड टियर सिस्टम किसको कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था को, और वो कब जोड़ा गया, 1993 में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर पाइए। चलिए यहाँ पर 1992 दिया हुआ है, हाँ हो सकता है, सॉरी 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर 1992 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1993 में वो इनेक्ट हुआ था, लेकिन मतलब कि आपका अमेंडमेंट कब हो गया था, 1992 में ही हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून के द्वारा संभव नहीं है, नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, अल्टरनेशन ऑफ एरियाज ऑफ द स्टेट, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन यानी कि अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, और नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का प्रवेश नहीं दिया हुआ है, आप लोग जानते होंगे अच्छे से। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, नॉट पर ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट की कोई भूमिका नहीं होती है किन पदाधिकारियों को हटाने में, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग और अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उन पर भी महाभियोग चलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी महाभियोग चलाया जाता है, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो ये नहीं होगा, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इन पर भी महाभियोग चलाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, चलिए ओनली 3 इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है केवल 3 जो हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर वेस्टेड इन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होगा, राज्यपाल, भारत के निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत राज अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो ये किसमें होगा आपका, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन में होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग में होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी अनुच्छेद में है क्या, संविधान में है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी अनुच्छेद नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अंतरराज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है, वित्त आयोग, फिर आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण और आपका संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो भी है 323A में, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था, फिनांस कमीशन जो है वो 280 में है ही, और इंटर स्टेट काउंसिल भी जो है 263 में है। ठीक है, तो ये चारों का चारों जो है वो मैच करता है, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें से 5th ऑप्शन यदि होता कि नन ऑफ द एबव तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो अब आप इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, उसमें सही ऑप्शन ही होगा। ठीक है, फिलहाल जान लीजिए कि सभी जो है वो मैच करते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग चेयरपर्सन्स ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए, जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। तो इसमें से सही कालानुक्रमण जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चुनना है कि कौन पहले बनी कौन बाद में बनी, तो मेरे हिसाब से ममता शर्मा जो है वो सबसे बाद में बनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आंसर हम लोग देख लेते हैं, 1 4 3 और 2, 1 4 3 और 2 बिल्कुल सही, मैंने बोला था कि ममता शर्मा जो है वो सबसे बाद में बनी है, तो देख लीजिए 2 जो है वो सबसे लास्ट में है, इसमें 1 3 4 और 2 इसमें भी है हालांकि, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मतलब कि सबसे पहले कौन बनी, जयंती पटनायक बनी, उसके बाद कौन बनी, तो उसके बाद बनी गिरिजा व्यास, उसके बाद बनी डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी और सबसे लास्ट में ममता शर्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा कालक्रम अनुसार। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which region of the country confers a special status under article 371J of the Constitution of India, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यों के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात और लद्दाख। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, हैदराबाद एंड कर्नाटका 371J। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, राज्य जो है वो भाग 6 में है, भारत का महान न्यायवादी जो है वो पार्ट 8 में नहीं है, भारत और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं ये भी आपका पार्ट 14 में है, तो आपका क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी, ये जो है आपका सी नंबर, ये मैच नहीं करता है। आगे देख लेते हैं,
आगे है आपका क्वेश्चन कि विच इज द लार्जेस्ट कमेटी, कौन सी सबसे बड़ी समिति है संसद की। तो यह पहले भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी जो है वो आपकी सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है, इसमें 20 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 10 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11 और 6 से 11। तो यहाँ पर सब लोग जानते होंगे आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल फॉर मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, 12 है, 13 है, 14 है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। मुख्यमंत्री सहित पूछा जा रहा है, इंक्लूड करके पूछा जा रहा है, इसलिए 13 हो जाएगा। ठीक है, और यदि केवल मंत्री पूछेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंसिएट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। किसमें? आप सब लोग जानते हैं यार, केशवानंद भारतीवाद 1973, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो बिल्कुल करेक्टली मैच करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी मैच करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 ये जो है आपका मैच नहीं करता। अनुच्छेद 48 में नहीं है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये जो है आपका आर्टिकल 50 में है। ठीक है, आर्टिकल 50 में जो है ये है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ओके, और 51 में क्या है? 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों के बारे में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में दिया हुआ है, विदेश नीति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डी जो है मैच नहीं करता है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटॉर्नी जनरल के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स हैं, उन पर विचार करना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी द अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए। द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। गलत बात है, इनका जो पेमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा नीचे दो कथन दिया हुआ है, दोनों के बारे में तय करना है आपको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। इंडियन फेडरल सिस्टम इज कॉल्ड क्वासी फेडरल, बिल्कुल सही बात है। भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये भी बात सही है। लेकिन ये व्याख्या जो है वो करता है क्या? नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, दो सूची दिया हुआ है, दोनों को मैच कराना है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 सब लोग जानते हैं। आर्टिकल 61 कई बार बता चुका हूं कि राष्ट्रपति पर जो आपका महाभियोग है वो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 दिया हुआ है आपका ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। ठीक है, तो एक और मैच कर लेते हैं हम लोग तो काम हो जाएगा। आर्टिकल 67 ख जो है वो है आपका उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित, तो बी का 3 हो जाएगा। तो 2 के बाद 3 इसमें दिया हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। 2341 2341 इज द राइट आंसर, राइट। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये भी सबको पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1948। तो 47 में अपनाया था, ये तो पता ही होगा, तो 22 जुलाई आप आसानी से मार सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बहुत आसान दिया हुआ था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? ये तो हिंदी टफ हो गया भाई। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस व्हिच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन एंड अटैच्ड ऑफिस अंडर, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, नीति आयोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर है आपका आर्टिकल 240, आर्टिकल 241, आर्टिकल 242, आर्टिकल 239। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 241 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है, एजर्सन और रीजन।
द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है सही व्याख्या भी करता है इस चीज की कि राज्यसभा जो है वो विघटित नहीं होता है, क्योंकि 1/3 सदस्य ही रिटायर होते हैं 2 साल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद ने कब पारित किया गया? व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास्ड इन पार्लियामेंट? 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 दिसंबर 2019 को ये जो बिल है वो पारित किया गया था, नागरिकता संशोधन विधेयक लेटेस्ट वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। लाइक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है, सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात तो सही है कि दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सॉरी यहाँ पर आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो ये कथन आपका दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, केवल एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन जनवरी 2015 बाय ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन कैबिनेट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के तहत जो है आपका नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर जो है हमारा ये सीरीज समाप्त होता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल लगभग 850 क्वेश्चन हम लोगों ने इस 8 वीडियो के सीरीज में डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसका मास्टर वीडियो जो होगा, पापा वीडियो, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं, और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा इसका प्रीमियर, और साथ में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हमारा ये जो प्रयास है वो आपको कैसा लगा, ये सीरीज आपको कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा आपको। तो ठीक है, इसी के साथ इस सीरीज में मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा आपसे अगले किसी सीरीज में। ओके, मैं हूं चंद्रवर्धन, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।